हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ईएमएफ अक्रॉस रोटेटिंग स्ट्रेट कंडक्टर। आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर होता है तो भी हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखना सीखा था रोटेशनल ईएमएफ का। साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था रोटेटिंग कंडक्टिंग डिस्क, ए रोटेटिंग कंडक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, साइकिल व्हील, फैराडे डिस्क डायनेमो, और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि अगर फील्ड वेरिएबल होता है तो मोशनल ईएमएफ और रोटेशनल ईएमएफ कैसे लिखा जाता है। आज का हमारा डिस्कशन होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्टेशनरी कॉइल। अगर कोई स्टेशनरी कॉइल उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है इसका डिस्कशन करेंगे। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन देखेंगे। यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखा जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की देखेंगे। हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्टेशनरी कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। तो याद होगा हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ये हमारे पास कोई कॉइल है और इस कॉइल के ऊपर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स को लपेट दिया गया है, इस तरह से लपेट दिया गया इस तरह से, ठीक है। यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता था और इसके सामने यहां पर एक मैग्नेट, अगर हम एज्यूम करते हैं एक मैग्नेट है सपोज, इसका ये एन पोल है और ये एस है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती कुछ ऐसे जाती हैं, ये याद होगा। ये कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनती हैं इसकी, ये ऐसी बनती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा था अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये है सेट ऑफ कंडक्टर। इसको क्या नाम दिया गया था? सेट ऑफ कंडक्टर। इसको हम लोगों ने कहा था ये सेट ऑफ कंडक्टर है और इसको नाम दिया गया था मैग्नेटिक फील्ड। ये सोर्स है ना मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड। इनके बीच में जब कभी भी रिलेटिव मोशन होता था, इनके बीच में जब कभी भी रिलेटिव मोशन होता था, रिलेटिव मोशन बिटवीन सेट ऑफ कंडक्टर एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता था? एक ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता था। डायरेक्ट लिख लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ करता था। ये था फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कॉइल को रोक दिया जाए, मैग्नेट इसकी तरफ मूव करे, ठीक है, या फिर मैग्नेट को रोक दिया जाए, कॉइल खुद इसकी तरफ मूव करे, ठीक है। एक और केस है कि अगर इन दोनों को मूव कराया जाए लेकिन इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो, तो उस केस में भी इस कॉइल के या इस सेट ऑफ कंडक्टर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता था। तो ये ईएमएफ हम लोगों ने तब देखा था जब फील्ड वेरिएबल होता था। कांस्टेंट फील्ड रख करके किसी और तरीके से हम फ्लक्स चेंज करते थे और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ये ईएमएफ बनता था। आज हमारा डिस्कशन होगा ईएमएफ देखेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग होता है। टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा मैग्नेटिक फील्ड तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, उन सब का डिस्कशन करेंगे। तो जब कभी भी यहां पर पढ़ना चाहो पढ़ो, जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग होता है एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन एनी क्लोज्ड पाथ वेदर इन मैटर और इन एम्प्टी स्पेस। अगर कोई स्पेस दिया गया है, मैटर के अंदर है या एम्प्टी स्पेस है, फ्री स्पेस है, उसके अंदर क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। इसका एक्सप्रेशन अगर लिखना चाहो तो लिख लो, अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। एक्सप्रेशन लिखा जाता है E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस a dB बाई dt। ये एक्सप्रेशन लिखा जाता है, ये एक्सप्रेशन लिखा जाता है E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस a dB बाई dt। ये क्या लिखा गया है? याद होगा, ये लिखा गया है ईएमएफ बाय डेफिनेशन। जब ईएमएफ की डेफिनेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। अगर नहीं याद आ रहा हो तो यहां से देखो, ईएमएफ को हम लिखते थे, ईएमएफ को लिखा जाता था E इज इक्वल टू में W डिवाइडेड बाई में Q, यही तो लिखते थे। और W को क्या लिखते हैं? इसे लिखा जाता था E डॉट dl। हम माइनस साइन में इंटरेस्टेड नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, क्यों ऐसा होता था। तो ये W क्या लिखते थे? यहां पर QE, एक मिनट, यहां पर क्या लिखा जाएगा?
ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय में क्या होगा, क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल होगा तो क्या निकल के आएगा, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर निकल के आएगा। सही है ना, ऐसा लिखा जाएगा। और अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो एक और भी, ये वाला कैसे आएगा, तो हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू लिखा जाता है बी ए। यहां पर जो बी है वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, तो अगर बी फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा तो डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो ये तो चला जाएगा बाहर, और यहां पर लिखेंगे डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी लिखा जाएगा। यही तो होगा, सही है। और ये क्या लिखा जाएगा, माइनस ई। तो यहां से अगर हम इन दोनों को बराबर करवाते हैं, यहां पर अगर माइनस लगाना चाहो तो माइनस लगा लो, नहीं तो इनको मैग्नीट्यूड वाइज बराबर करो, तो ये लिखा जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल। माइनस अगर कंसीडर करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, माइनस ए डीबी बाई डी टी, माइनस ए इंटू में डीबी बाई डी टी। आई थिंक एक्सप्रेशन कहां से आया वो पता चला होगा। अभी इसका हम यूज करेंगे, किसी फील्ड के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, फील्ड के बाहर इंड्यूस्ड फील्ड निकालना होगा, तो उसका एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। लेकिन ये आया कहां से, आई थिंक ये चीज पता चली होगी। ठीक है, ये तो हो गया कि फैराडे के अकॉर्डिंग जब भी कभी सेट ऑफ कंडक्टर और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन होता तो उस केस में सेट ऑफ कंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ बनता, सर्किट क्लोज होता तो एक करंट फ्लो करती। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो यहां इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो कैसे डिफरेंट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था उससे। तो क्या होता है, अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द लाइन ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। याद होगा जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां देखा था कि अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होती थी इस तरह से, ये इस तरह से, और अगर कोई निगेटिव चार्ज होता था तो उसमें एंटर कर रही होती थी इस तरह से। दोनों अलग अलग फिगर हैं, दोनों को पास रखेंगे तो कुछ प्लस से निकल के माइनस में टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन ये क्लोज लूप बनाती हैं, ये इनमें हो गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलर फील्ड। ये फील्ड कैसा बनता, सर्कुलर, वोर्टेक्स फील्ड। इट इज नॉट अ कंजर्वेटिव फील्ड, ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होता है। वहां पर हम लोग लिखते थे किसी क्लोज्ड पाथ में ई डॉट डीएल तो वो जीरो निकल के आता था। फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए लिखते थे तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल, इसको हम लिखते थे जीरो। लेकिन यहां पर जो फील्ड बनता है वो कंजर्वेटिव नहीं है, तो कंजर्वेटिव नहीं होगा तो पोटेंशियल इसके लिए डिफाइन नहीं होगा। दोबारा रिपीट करते हैं, पोटेंशियल इसके लिए डिफाइन नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी इस फील्ड के लिए डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन होती थी। याद रखना है इसे। ठीक है, अब दूसरी बात, डिफाइंड होगी, लेकिन कुछ केस में क्या होगा, जब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो चार्जेस के ऊपर फोर्स तो लगेगा ना, तो चार्जेस के डिस्प्लेस होने की वजह से जो फील्ड बनेगा वो चार्जेस की वजह से बनेगा, और चार्जेस की वजह से बनने वाला फील्ड कंजर्वेटिव होता है। उसके लिए ईएमएफ लिखेंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते, पोटेंशियल एनर्जी भी लिखी जा सकती है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट इज पोटेंशियल डिफरेंस, while the line integral of induced electric field between any two points is the electromotive force। वहां पर क्या लिखते थे, अगर हमें लिखना हो VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस E डॉट DL लिखते थे, और यहां पर लिख देते थे B2A, या इसको ऐसे लिख दो, इसको इस तरह से लिख देते हैं VB माइनस VA A2B, इस तरह से लगा के लिखते थे। तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल लिखा जाता था, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता। कहां पर बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये किसका फील्ड होता था, फील्ड ऑफ चार्ज, चार्ज की वजह से जो फील्ड बनता था उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो क्लोज इंटीग्रल लिखा जाता है ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल वो किसके बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर लिखा जाता है। याद रखना ये किसके लिए है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में ई डॉट डीएल जो लिखा जाता है वो ईएमएफ के बराबर होता है, और यहां पर जो लिखा जाता है ई डॉट डीएल वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, माइनस साइन कंसीडर करना हो तो करो, अदरवाइज ना करो, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम इंटरेस्टेड हैं। डायरेक्शन तो निकाल लेंगे, लेंज लॉ है उससे डायरेक्शन निकाल लेंगे, बाकी भी लॉ है।
तो ये क्लियर हुआ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे बनेगा किसी कंडक्टर के अंदर। तो जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसे रखा जाएगा तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। ठीक है, उसके कुछ ये पॉइंट्स हो गए। ये डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस क्या हो गया, उसके कुछ पॉइंट्स हो गए। अब यहां पर समझते हैं, सपोज हमारे पास कोई पर्टिकुलर रीजन है, मान लेते हैं ये पर्टिकुलर रीजन है। इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर फील्ड जो दिया गया है बी, वो टाइम का फंक्शन है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या करना है हमें, सपोज, या फिर इसको ऐसे ना बना करके हम पहले एक एग्जांपल लेकर के बनाते हैं, फिर बाद में इसे बनाएंगे। एक एग्जांपल पहले लेके बनाते हैं। सपोज ये ऐसा दिया गया है, इसमें कुछ वायर्स लपेट दिए गए हैं, कुछ वायर्स लपेट दिए गए हैं, एक सोलेनोइड बना रहे हैं। ये ऐसी सोलेनोइड बनी हुई है। ठीक है, सोलेनोइड इस तरह से बनी हुई है, इसमें करंट एंटर कर रही है, इस वाले एंड से करंट एंटर कर रही है, आई करंट है, ये करंट बदल रही है, di/dt है। यहां से करंट बाहर निकलेगी आई, ये भी बदल रही है, di/dt। ऐसा एज्यूम कर रहे हैं हम, क्योंकि इसके अंदर जो फील्ड बनेगा वो तो जानते हैं μ0 Ni बनेगा, और μ0 Ni जो फील्ड बनेगा वो तो कांस्टेंट है, तो अगर उसको हमें वैरी करवाना है तो करंट को वैरी करवाना पड़ेगा, आइडियल सोलेनोइड है। अब क्या होगा, इसमें जो करंट जा रही है, इधर से एंटर कर रही, इधर से इधर की तरफ करंट जा रही है, ये इधर बाहर कलेक्ट कर ली जा रही है। तो इसके अंदर का अगर व्यू बनाया जाए, इसका इधर से खड़े होकर के देखें, अगर आप यहां पर एक ऑब्जर्वर जैसा अपने आप को फील करें और इसके अंदर वाले पॉइंट को देखें किसी, तो अंदर वाले पॉइंट पर क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा फिगर। अंदर कोई पॉइंट होगा तो उसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। इसका क्रॉस सेक्शन दिखा दो, और इसके अंदर जो फील्ड बनेगा वो किधर से किधर की तरफ बनेगा, तो यहां पर जो फील्ड बनेगा, इधर एन बनेगा, इधर एस बनेगा, बनेगा ना। तो इधर से देखेंगे या ऑब्जर्वर को हम, ठीक है, इधर से देखेंगे तो फील्ड अंदर की तरफ जाता हुआ हमें दिखेगा, फील्ड अंदर की तरफ जाता हुआ हमें दिखेगा, ये फील्ड अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। सही है ना। तो अगर ये फील्ड अंदर की तरफ जा रहा होगा तो हम जानते हैं फ्लक्स क्या होगा। अगर कोई यहां पर एक रीजन सेलेक्ट कर लिया जाए, एक कोई पर्टिकुलर रीजन है, सपोज ये कोई रीजन है, इसको सेलेक्ट किया गया और इसका फ्लक्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फाई का फार्मूला क्या होता है, BA cos 0 1 हो गया। यहां पर dB/dt अगर निकालते हैं तो A तो कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, B बदल रहा है, फंक्शन है टाइम का, क्योंकि करंट अगर टाइम का फंक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम का फंक्शन होगा। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, B फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखा जाएगा, μ0 Ni। I क्या है, टाइम का फंक्शन है, तो अगर ये टाइम का फंक्शन तो ये भी टाइम का फंक्शन निकल के आएगा। तो यहां से अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो E इज इक्वल टू माइनस का A, यहां पर बन जाएगा dB/dt, ये बन जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा इस वाले रीजन के अंदर। और अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा तो हम लोगों को पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जब भी बनता है, सर्किट क्लोज होता है, उसमें करंट फ्लो करती है। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर यहां पर बनाए तो डायरेक्शन इसकी क्या लिखी जाएगी, इस वाले पर्टिकुलर जो रीजन हम लोगों ने अभी कंसीडर किया है, इस पर्टिकुलर रीजन में डायरेक्शन लिखने के लिए लेंज लॉ का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्शन लिखना सीखा था हम लोगों ने, निकालना भी सीखा था। इसको देखो, इसके अंदर जो I/dt है वो पॉजिटिव है, ये बढ़ रहा है। di/dt क्या है, इंक्रीजिंग है, ऐसे लिख लो, ये क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। तो अगर di/dt इंक्रीजिंग होगा तो dB/dt भी बढ़ रहा होगा, और अगर dB/dt बढ़ेगा तो इसके अंदर जो ईएमएफ बनेगा वो अपोज करेगा बढ़ने का, किसका, फ्लक्स के बढ़ने का। तो फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगा तो बढ़ने का अपोज कर दो। किधर की तरफ फील्ड बनना चाहिए, यहां पर देखो फील्ड अंदर की तरफ है ना, जो वेरी कर रहा है, तो उसके अपोजिट फील्ड बनाओ, तो अपोजिट फील्ड बनाएंगे तो इस तरह से बनाओ, बाहर की तरफ बनेगा, तो इसमें इस तरफ एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा,
एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। और हम लोगों को पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा तो इसमें करंट भी फ्लो करेगी। तो यहां पर क्या हुआ, ईएमएफ बना, ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा और इसके अंदर करंट फ्लो करेगी। और हम जानते हैं अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लिया जाए, ये ऐसा है, ये ऐसा दिया गया है, यहां पर एक बैटरी लगाई गई है और इसके अंदर करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रही है। तो ये पॉजिटिव एंड बनता है और ये निगेटिव एंड बनता है। तो इसके अंदर फील्ड भी तो करंट की डायरेक्शन में बनता है। तो फील्ड अगर करंट की डायरेक्शन में बनेगा तभी करंट को ड्राइव कर सकता है। इसका मतलब है इसी डायरेक्शन में एक फील्ड बन रहा होगा, इसी डायरेक्शन में एक फील्ड बन रहा होगा। ये इस डायरेक्शन में एक फील्ड बनेगा जिसको हम कहेंगे ई इंड्यूस्ड, एक इंड्यूस्ड फील्ड बनेगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा फील्ड क्यों बनेगा। अब ये स्पेस होगा तो भी बनेगा और इसकी जगह पर एक कोई वायर रख दिया जाए, इसकी जगह पर कोई वायर रख दिया जाए। सपोज हमारे पास एक छोटा सा ये ऐसा दिया गया है, इसमें फील्ड पूरी तरह से प्रेजेंट है, इधर ये फील्ड है, हर जगह फील्ड है और बीच में एक वायर लिया गया, सर्कुलर वायर है ये क्या है, सर्कुलर वायर, ये सर्कुलर वायर दिया गया है। अगर हम इसे सर्कुलर वायर कंसीडर करते तो इसमें तो करंट फ्लो कर सकती है। अगर इसमें करंट फ्लो करेगी तो यहां पर अगर कोई गैल्वेनोमीटर लगाया जाएगा इसमें, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम बी एट अ टाइम फंक्शन और ये बढ़ रहा होगा तो बढ़ेगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से डिनोट की जाएगी। और अगर इसमें कोई गैल्वेनोमीटर लगा होगा तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अगर कोई मटेरियल है तो उसके अंदर भी ईएमएफ बन सकता है, कोई पर्टिकुलर स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, तो उसके अंदर भी फील्ड लाइंस बनती है और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अगर वेरी कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लेकर के आइडियल मॉडल ऑफ सोलेनॉइड अगर हम यूज करें तो उस केस में क्या होगा, फील्ड इसके अंदर वैरी अगर कर रहा होगा तो यूनिफॉर्मली वैरी करेगा। एंड पॉइंट को हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर फील्ड आधा होता है, उसके अंदर वाले पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पर फील्ड यूनिफॉर्म रहता है। अगर बदलेगा तो यूनिफॉर्म रेट से बदलेगा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हो गया उसके कुछ पॉइंट्स। इस तरह से प्रोड्यूस होता है, अलग अलग केस में इस तरह से हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब फार्मूला निकालने की बारी आई कि फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो फार्मूला निकालने के लिए हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा कि एक कोई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, एक कोई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यहां देखो ऐसा, ठीक है, ये कोई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर फील्ड इनटू द प्लेन जा रहा है। ये एक रीजन है, सिर्फ ये एक रीजन है, ये मटेरियल से नहीं बना है, ये ऐसे पर्टिकुलर रीजन पिक किया गया है। ठीक है, यहां पर जो फील्ड है वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है और कैसा है, इंक्रीजिंग है, ऐसा एज्यूम कर सकता है, इंक्रीजिंग है, सपोज ऐसा दिया गया। तो अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो इसमें अगर हम छोटा सा एक सर्कुलर पाथ ले लें, ये एक छोटा सा सर्कुलर पाथ ले लें, अगर हम ये एक छोटा सा सर्कुलर पाथ ले लिया जाए, ये ऐसा एज्यूम किया गया है और इसके इस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ना, इस डायरेक्शन में बनेगा, यहां इस डायरेक्शन में बनेगा फील्ड, यहां इस डायरेक्शन में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ही फील्ड रहता है, अभी देखा हम लोगों ने। तो यहां पर जो ई इंड्यूस्ड बनेगा उसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, वो स्मॉल आर दे रखी है, होगा स्मॉल आर दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, दो अलग अलग मेथड से इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। पहला मेथड बाय फार्मूला, तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, बी ए कॉस 0 लिखा जाता है, तो उसे हटा दो, इसे लिख देते हैं डी बी बाई डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू में ए डी बी बाई डी टी। हम प्लस साइन में इंटरेस्टेड हैं, डायरेक्शन तो हम बता लेंगे इधर फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो यहां पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल के आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो क्या लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा ए इंटू डी बी बाई डी टी। लगाना चाहो तो मॉड भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मॉड लगा लिया। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। ये तो हो गया बाय डेफिनेशन या फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। ये किससे निकाला गया है, फैराडेज लॉ,
फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। अब लिखते हैं बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन अभी हम लोगों ने देखा था, यहां देखो, ये देखो लिखा गया था, ये यहां पर बाय डेफिनेशन ये देखो लिखा है। तो बाय डेफिनेशन अगर हम यहां पर लिखते हैं तो क्या लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे W डिवाइडेड बाय में Q, ये हो जाएगा EMF इंड्यूस्ड। और इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl लिखा जाएगा। सहमत हो इस बात से, लिखेंगे, क्योंकि यहां पर लिखेंगे Q E डॉट dl, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, E डॉट dl आएगा, अभी लिखा था। अब देखो E डॉट dl की वैल्यू निकालनी है, तो EMF इज इक्वल टू लिखा जाएगा क्लोज इंटीग्रल। अब E को बाहर निकाल नहीं सकते हम, रीजन क्योंकि E वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग है ना, तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो क्या करो, इसे लिख देते हैं E dl। dl कहां आएगा, अगर छोटा सा एलिमेंट लिया जाए, यहां पर छोटा सा एलिमेंट लिया जाए तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। तो dl और E दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, cos 0 बन जाएगा। तो EMF जो निकल के आएगा, अब तो E को बाहर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, यहां पर बन जाएगा dl। dl का मतलब है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी लिखी जाएगी, सरकमफेरेंस 2 पाई r, स्मॉल r लिया 2 पाई r हो गया। यहां से निकाल ले, इक्वेशन सेकंड हो गई, ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों को इक्वेट करवा दो, तो अगर दोनों को इक्वेट कराएंगे तो क्या लिख सकते हैं, E इंटू में 2 पाई r इज इक्वल टू में, यहां पर A लिख सकते हैं, एरिया क्या लिखा जाएगा, पाई r स्क्वायर लिख देंगे इंटू dv बाई dt, मॉड में लिखना चाहो लिख लो। यहां से देखो पाई से पाई कैंसिल होगा, r से r, तो E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, r बाई 2, यहां पर लिख सकते हैं dv बाई dt। ये फार्मूला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना है इसे। तो यहां पर ये दिख रहा होगा कि जब तक हम फील्ड के अंदर हैं, ये कहां पर बात की हम लोगों ने, इनसाइड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर बात कर रहे होंगे तब के लिए हमारे पास ये फार्मूला वैलिड है। यहां से देखो E जो है R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे हम इसके सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी, डेंसिटी वो भी बढ़ेगी। अभी देखेंगे कैसे बढ़ती है। अब बात कर लेते हैं बाहर वाले किसी पॉइंट पर, तो आउटसाइड यहां लिख लो, आउटसाइड, अगर आउटसाइड बात करते हैं तो क्या होगा, वैसे फिर से बनाऊं, ये बना दिया गया, इसके अंदर फील्ड इस तरह से प्रेजेंट है, ये भी फंक्शन ही है, ऐसा नहीं कि यहां कांस्टेंट फील्ड है, फंक्शन ऑफ टाइम है, बढ़ रहा है। यहां पर क्या डायरेक्शन दिखाई थी, यहां पर भी डायरेक्शन दिखा देंगे। अगर हम कोई बाहर पॉइंट कंसीडर करते हैं तो वहां से जाने वाला एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ये है, मान लेते हैं वो पॉइंट यहां कहीं पर है, सपोज वो पॉइंट P है, इससे डिस्टेंस कितनी यहां की, तो वो दे रखी है स्मॉल r, लिखेंगे ना r। अब ठीक है, यहां पर जिस रीजन में फील्ड प्रेजेंट है उसकी रेडियस हमें दे रखी है, दैट इज कैपिटल R, जिसमें फील्ड प्रेजेंट है उसकी बात कर रहे हैं। अब इस P पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है, तो दोनों इक्वेशन फिर से बराबर करनी है, तो क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू में बी ए लिखा जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी, तो ठीक है, एरिया कौन सा लिखा जाएगा, जिसमें फ्लक्स है, फ्लक्स तो मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में है, बाकी तो है नहीं, तो सिर्फ इतना लिखा जाएगा, तो इसे क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर। आई थिंक ये समझ में आया होगा। डिफरेंशिएट कर दो, डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू में पाई कैपिटल R का स्क्वायर बन जाएगा, और इसे लिखेंगे dv बाई डी टी, क्योंकि वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है। तो ये हो गया हमारे पास E की वैल्यू, पाई R स्क्वायर dv बाई डी टी, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। दूसरा बाय डेफिनेशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बाय डेफिनेशन अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे, E डॉट dl, तो इस पर जो फील्ड बनेगा वो इधर की तरफ बनेगा, इस वाले पॉइंट पर फील्ड इधर बनेगा, इस पर इधर बनेगा, इस पर इधर फील्ड बनेगा, इस पर इधर फील्ड बनेगा, होगा इस तरह से। अगर फील्ड बनेगा तो यहां से लिख सकते हैं, जो EMF लिखा जाएगा उसे क्या लिखेंगे, उसे लिखा जाएगा E डॉट dl, तो उसे लिखेंगे E इंटू में dl, dl बन जाएगा 2 पाई r, ये हो जाएगा EMF, होगा। दोनों को फिर से इक्वेट करवा दो, तो अगर दोनों को फिर से इक्वेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहां से E इंटू में 2 पाई r इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर dv बाई डी टी, सही है। अब क्या करो, पाई से पाई कैंसिल करवा दो, तो ये क्या बन जाएगा,
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2r, यहां लिखेंगे dv बाई dt, ठीक है, मॉड में। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है तब की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन तो बता देंगे यहां से देख के, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो अंदर वाले पॉइंट पर देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है और बाहर वाले पॉइंट का एक्सप्रेशन निकाला गया इसमें आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे फील्ड से दूर की तरफ जाते जाएंगे जहां फील्ड नहीं है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो की डेंसिटी होगी वो कम होती जाएगी, फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाएंगी। अभी देखते हैं कैसा होगा, लेकिन अगला हमारा कंसर्न है कि ग्राफ प्लॉट करना है इसका। तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा देख लो, पूछा जा सकता है। देखो इधर दिया गया स्मॉल r, इधर दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटर से चलना शुरू करते हैं। देखो लीनियरली बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो कुछ इस तरह से बढ़ेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ेगा यहां पर, और यहां के बाद ये फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ घटने लगेगा। तो यहां E जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां जो E है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहां पर जो E है वो मैक्सिमम है। और E मैक्सिमम लिखा कितना जाएगा, तो यहां स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर रख दो, तो ये लिखा जाएगा r/2, ये लिखा जाएगा dv बाई dt। ध्यान रखना, तो ये ग्राफ निकल के आता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होता है। याद रहेंगे दोनों फार्मूले, याद रखना है। बाकी मेथड कैसा है, एक बार हम फैराडे लॉ से निकालेंगे ईएमएफ, फिर दूसरा लगाएंगे बाय डेफिनेशन, फिर दोनों को बराबर करके वहां से निकाल लेंगे एक्सप्रेशन की जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक्सप्रेशन कितना लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं यहां पर इधर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहां पर एक्सप्रेशन हम लोगों ने अभी लिखा, एक बार फिर से रिपीट करो। इनसाइड क्या लिखा गया, E इज इक्वल टू में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2, या फिर ऐसे लिखा गया था r/2, r/2, और यहां पर लिखा गया है dv बाई dt। और आउटसाइड वाले पॉइंट पर बात करें, आउटसाइड, तो आउटसाइड पॉइंट पर लिखा गया E इज इक्वल टू में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2r, और यहां लिखा गया है dv ओवर dt, और dv बाई dt मॉड में है। ये हमारे पास फार्मूले निकल के आए। तो अब इसको बनाना है हमें, कैसे बनाएं, तो मान लेते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर यहां कहीं पर है और इससे हम बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं, अंदर हैं इसके। तो क्या होगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, तो मान लेते हैं ये जो B है, B एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो क्या है, इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग भी रख के बात कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस डायरेक्शन बदल जाएगी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक, इंक्रीजिंग है अगर, तो इंक्रीजिंग होगा तो इसका फील्ड अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर जो फील्ड बनेगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या करेगा, इसे कम करने की कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अपने जनरेशन का अपोज करेगा। तो इसमें फील्ड लाइंस अगर इस तरह होंगी तो फील्ड कहां आएगा, आप लोगों की तरफ, फील्ड आएगा बाहर की तरफ। और फील्ड अगर बाहर की तरफ आएगा तो देखो सेंटर से दूर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ी बढ़ी बढ़ी, उसके बाद में देखो इनकी डेंसिटी जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, वैसे वैसे इनकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट ये है अगर हम बाहर वाले पॉइंट पर होंगे, यहां इस वाले केस में क्या है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है। यहां पर बात करते हैं फील्ड इतने में और बाहर वाले पॉइंट पर हम जा रहे हैं, तो जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे फील्ड लाइंस की जो बीच का गैप होगा वो बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो E होगा वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आएगा। जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, और यहां पर जैसे जैसे R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी यहां बढ़ेगी, वहां पर कम हो जाती है। ठीक है, अगेन ध्यान रखना वहां पर E डॉट dl 0 लिखा जाता है फॉर क्लोज्ड लूप, यहां पर E डॉट dl 0 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अभी हम लोगों ने करके देखा यही तो लिखा जाता है E डॉट dl, ये नहीं देखना तो ये देखो लिखा जाता है E डॉट dl, E डॉट dl 0 नहीं आ रहा है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में E डॉट dl 0 नहीं आता। अब आगे बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन लिखा गया है ए थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज Q। ठीक है, रिंग बनाओ एक, ये एक रिंग दे रखी है और इसके ऊपर Q चार्ज है। ठीक है, कैन फ्रीली रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एट इनिशियल मोमेंट द रिंग वॉज एट रेस्ट एंड नो मैग्नेटिक फील्ड वॉज प्रेजेंट। ठीक है, क्यों चार्ज है इसके ऊपर। देन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वॉज स्विच्ड ऑन
which was perpendicular to the plane of the ring and increases perpendicular to the plane of the ring and increased with the time according to the certain law। ठीक है, परपेंडिकुलर है, अब वो बाहर हो सकता अंदर हो सकता, तो मान लेते हैं अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, फील्ड अंदर की तरफ है, बढ़िया है। अब यहां पर जो dv बाई dt बदल रहा था टाइम के रेस्पेक्ट में, वो दिया गया, कितना दिया गया है, वो स्मॉल k दे रखा है, ये गिवन है हमें। अब हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी किसकी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द रिंग एज अ फंक्शन ऑफ k के फंक्शन के टाइम में फाइंड करो। तो क्या करना है, अगर इसके ऊपर चार्जेस होंगे और ये बढ़ रहा है, फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया बढ़ रहा, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही आएगी, पता चल गया होगा, चल गया पता, ऐसा होगा। तो जब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी और इसके ऊपर तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्जेस पर फोर्स नहीं लगेगा और फोर्स लगेगा, तो मान लेते हैं चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो डीएफ लग रहा है। डीएफ कितना लिखा जाएगा, डीक्यू इंटू में ई लिखा जाएगा। सहमत हो इस बात से, डीक्यू मतलब छोटा सा चार्ज जो यहां पर होगा, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनेगा इस सर्कुलर रिंग के अंदर, तो डीक्यू इंटू ई उस पर फोर्स बनेगा। अगर हम टॉर्क की वैल्यू लिखें तो टॉर्क क्या लिखा जाएगा, इसके सेंटर के अबाउट लिखेंगे टॉर्क, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही आएगी। इन्होंने कुछ दे रखा है रेडियस, मास m, कैरिंग अ चार्ज q, मास m दे रखा, कैरिंग अ चार्ज q। चलो मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है, r है, r है, तो क्या लिखेंगे यहां से, df इंटू में r इज इक्वल टू में लिखा जाएगा डी टाउ, तो डी टाउ इज इक्वल टू बनेगा df, df को क्या लिख सकते हैं, dq इंटू में e, और यहां पर लिखा जाएगा इंटू r। dq तो चलो ठीक है, और यहां पर e लिखा जाएगा, तो अंदर वाले पॉइंट पर जो e लिखा जाता है उसे क्या लिखते हैं, r बाई टू। r बाई टू का मतलब कैपिटल R बाई टू बन जाएगा, कैपिटल R बाई टू बन जाएगा, इनटू में वापस ये हो गया डी क्यू, ई की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R बाई टू, यहां पर हो जाएगा dB और dt, और यहां पर लिख देंगे स्मॉल r, तो ये कैपिटल R बन जाएगा। ठीक है, ये मतलब डिस्टेंस जो भी दे रखी है, r स्मॉल r कैपिटल R जो भी दिया गया होगा यहां पर रख लेंगे। ये क्या है, कैपिटल R, ये कैपिटल R दे रखा है, dq हो गया, और ये e की वैल्यू हो गई, और ये r हो गया। इसको सॉल्व कर दें तो क्या मिल जाएगा, ये बनेगा आर स्क्वायर, देखो यहां से आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 बन जाएगा, और इसको लिख देंगे k, और यहां पर बनेगा dq, ये बन जाएगा डी टाउ। तो टाउ की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां से देखो दिख रहा होगा, टाउ निकल के आएगा, टाउ इज इक्वल टू में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2, यहां पर k इंटू dq, dq का मतलब क्या होगा, q बन जाएगा। सही है, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, आई अल्फा लिखा जाता है, तो आई अल्फा लिख देंगे, इज इक्वल टू में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2, यहां पर के क्यू बन जाएगा। आई की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, ये क्या है, रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग, रिंग का क्या लिखा जाता है, एम आर स्क्वायर लिखा जाता है, तो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 के क्यू बन जाएगा। यहां से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो अल्फा क्या निकल के आएगा, ये बन जाएगा के क्यू बन जाएगा, या फिर हाँ ठीक है, ये बन जाएगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई के क्यू, तो के क्यू आ गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई में यहां पर बन जाएगा 2m, इतना बन जाएगा अल्फा, और अल्फा की वैल्यू अगर इतनी निकल के आ गई तो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, पहले ये रेस्ट पर था, तो यहां पर लिखेंगे 0 प्लस अल्फा टी, तो 0 प्लस अल्फा टी, तो अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाई में 2m, इनटू में क्या लिखा जाएगा, t लिखा जाएगा। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी। तो इस तरह से जब भी कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। यहां पर रोटेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे ए थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग, वैसा ही क्वेश्चन है, सब कुछ दिया गया, फ्रीली रोटेट कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड पहले नहीं था, अब प्रेजेंट है, ठीक है, वह सेटअप परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। इसको बनाना चाहो बना लो, अदरवाइज डायरेक्ट भी लगा सकते हो, बना लेते हैं एक बार। ये हमारे पास रिंग है, इसके ऊपर फील्ड इधर बनेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और वो बढ़ रहा है तो, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। सॉल्व कर दो इसे, तो पहले जो रिजल्ट आया था सेम वैसा ही बनेगा। यहां पर टाउ डी टाउ
क्या लिखा जा सकता है, डी क्यू, या फिर ऐसे लिख देते हैं डी एफ इंटू में रेडियस आर। मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है, आर है, बनेगा। अगर ऐसे नहीं तो यहां से ई लिख लो पहले, ई बन जाएगा आर बाई टू डी बी बाई डी टी, और यहां से जो डी एफ बन जाएगा वो क्या लिखेंगे, छोटा सा चार्ज डी क्यू इंटू में ई बनेगा, तो डी क्यू की वैल्यू डी क्यू हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी आर बाई टू इंटू डी एफ बाई डी टी, डी बी बाई डी टी। यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं डी एफ की, बोलो क्या है डी एफ की वैल्यू, तो ये बन जाएगा डी क्यू इंटू आर बाई टू, यहां पर बन जाएगा डी बी बाई डी टी, और यहां पर क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। ठीक है, ये डी टाउ निकल के आया। एक काम करो, डी टी को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा डी टाउ इंटू में डी टी, डी टाउ इंटू डी टी, या फिर इसको इंटीग्रेट करना चाहो तो इंटीग्रेट कर दो, डीबी बाई डी टी तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू निकल के आएगा यहां पर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2, और ये बन जाएगा डीबी बाई डी टी तो कांस्टेंट है, और यहां पर डी क्यू का हो जाएगा क्यू, और यहां पर डी टी को मल्टीप्लाई करा लेंगे, टाउ डी टी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2, और यहां पर डीबी बाई डी टी, तो डी टी चला गया इधर, डीबी बनेगा, डीबी की वैल्यू कितनी है, बी के बराबर है। डीबी का मतलब डेल्टा बी, डेल्टा बी का मतलब पहले 0 था बाद में बी हो गया तो बी ही तो आएगा, ये लिख देंगे। और ये क्या होता है, जैसे एफ इंटू डेल्टा टी लिखा जाता है लीनियर मोमेंटम का इम्पल्स, वैसे यहां पर भी इसे लिखा जाता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम अगर लिखेंगे तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है, तो इसे लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में बी। सॉल्व कर दो इसे, तो आई की वैल्यू रिंग के लिए क्या लिखी जाती है, एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 इंटू बी बनेगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो ओमेगा लिख सकते हैं यहां से बी डिवाइडेड बाई में 2m। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा, एक बार चेक करो, तो ओमेगा की वैल्यू बी डिवाइडेड बाई में 2m निकल के आएगी, आई ओमेगा लिखा जाएगा। या इसको इस तरह से नहीं लिखना है तो लिख सकते हो पहले 0 था, अब आई ओमेगा हो गया, तो चेंज आएगा ना, वो एंगुलर मोमेंटम का चेंज किसके बराबर होता है, एंगुलर इंपल्स के बराबर होता है, उसी को हम टाउ डी टी लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है, ये हो जाएगा ओमेगा का एक्सप्रेशन। तो ई का एक्सप्रेशन हमें दोनों पॉइंट पर याद रखना है, इनसाइड पॉइंट पर क्या होता है, आर बाई टू डी बी बाई डी टी, और बाहर वाले पॉइंट पर जब लिखा जाता है तो ई इज इक्वल टू लिखा जाता है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2r इंटू में डी बी बाई डी टी लिखा जाता है। अगर ये फार्मूले याद होते तो इससे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर क्यों शायद छूट गया था, ये जो क्यों रह गया था यहां क्यों लिख लो, यहां पर क्यों होगा और यहां पर बी क्यों आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, सिलेंड्रिकल region of radius r is filled with uniform magnetic field B shown in the figure. A metal rod AB of length L is placed inside the field such that its ends are symmetrically located within the respect to the center of the circular cross section of the region. If the magnetic field is changed with rate dB by dt is equal to alpha, find the EMF induced across the metal rod. एक बात देखो, अक्रॉस द मेटल रॉड अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, इधर से फील्ड इधर की तरफ, इधर से फील्ड इधर की तरफ बाहर निकल रहा होगा, ये तो देखा ना सर्कुलर बनता है। इसमें क्या करो, अगर बहुत इजी स्टेप्स फाइंड करने हैं, लगा करके फाइंड करना, तो क्या करो, इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया तो बता सकते कितना होगा ना, कितना होगा बोलो। अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ लूप, क्या लिखेंगे, ए सी बी, कितना लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा हाफ ऑफ एल इंटू में क्या लिखते हैं, हाइट क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट। समझ आ रहा होगा, क्या लिखते हैं, बेस इंटू हाइट, तो हाइट क्या लिखी जाएगी, ये एल बाई टू है, ये आर है, तो ये आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हम फाई निकालते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, तो बी ए लिखा जाता है, बी ए तो कांस्टेंट है, देखो इसमें कुछ भी नहीं बदल रहा, तो डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू लिखा जाएगा ए इंटू डीबी बाई डी टी। डीबी बाई डी टी इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है, अल्फा, तो ये अल्फा हो गया। तो यहां से जो ये निकल के आया, ये तो मैग्नीट्यूड है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है तो यहां से लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू में अल्फा, तो ये लिखा जाएगा हाफ ऑफ एल इंटू में स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर बन जाएगा।
इनटू में क्या लिखा जाएगा, अल्फा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो कितना आसान है, कर सकते हैं इसे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव एंड भी बताना हो तो वो होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड खुद कैलकुलेट करना। एक अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो क्वेश्चन वही हो गया, इसको हटा देते हैं फिर यहां से, ठीक है। अगला होमवर्क क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस देखो क्या क्या दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अगर ये कोई पर्टिकुलर रीजन है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम है ए, और इस एक पॉइंट यहां पर है जिसका नाम है पी, यहां पर इसका सेंटर है, ये डिस्टेंस r/2 है, और यहां से जो डिस्टेंस दे रखी 2r है। क्वेश्चन यही है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड ए और P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, और यहां दिया गया है dB/dt इज इक्वल टू में, या ऐसे लिख लो, dB/dt नहीं दिया गया है, अब की बार दिया गया है B फंक्शन ऑफ टाइम, B इज इक्वल टू CT दिया गया है, लिख लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन दिया गया है बी पॉइंट में लिखा है ये हमारे पास कोई पर्टिकुलर रीजन है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इसके अंदर, ये ऐसा, ठीक है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज यहां पर क्यों है, ठीक है, ये रेस्ट पर है, इनिशियली ये रेस्ट पर है, ठीक है, और इसके अंदर जो फील्ड दिया गया है बी, वो हम बात करते हैं dB/dt इज इक्वल टू में k दे रखा है, बढ़ रहा है। तो फाइंड ये करना है कि जब इसके ऊपर फील्ड ये बढ़ रहा है, कम हो रहा, मान लेते हैं ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग, जो भी हो, डिक्रीजिंग है सपोज, चलो इस बार ये क्वेश्चन बदल लेते हैं, डिक्रीजिंग है, dB/dt डिक्रीजिंग है, तो dB/dt अगर डिक्रीजिंग होगा तो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। इसका मतलब अगर हम इसको डॉटेड कर देते हैं, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ, तो इसके ऊपर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो इस पर इधर फोर्स भी तो लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा। तो ये अगर फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, यहां पर है इसका सेंटर, ये डिस्टेंस है स्मॉल r, ये डिस्टेंस कितनी है, वो कैपिटल R दे रखी है। क्वेश्चन वही है, क्या करना है कि अगर यहां पर फील्ड रहेगा तो फील्ड के रेस्पेक्ट में क्या करेगा, इस पर फोर्स लगेगा ना, और फील्ड को अचानक से स्विच ऑफ कर दिया जाए, फील्ड को अचानक से स्विच ऑफ कर दिया जाए तो इसके साथ क्या होगा, ये इधर कितनी तेजी से जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यही है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q व्हेन फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, फील्ड को अगर स्विच ऑफ कर दिया जाए तो इसका वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी वो बताना है, ध्यान रखना, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया गया है, यहां सी नंबर डाल के लिखो, ये ऐसा दिया गया है, ये हमारे पास फील्ड का रीजन दिया गया है, इसमें फील्ड बढ़ रहा है, जो बी दिया गया है dB/dt, ये फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है और ये इंक्रीज कर रहा है, ये dB/dt है, dB/dt की वैल्यू सपोज ये अल्फा दे रखी है और ये इंक्रीज कर रहा है। तो जो अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक कंडक्टर प्लेस किया जाए यहां पर, ऐसा ये कोई कंडक्टर प्लेस किया जाता है इस तरह से, तो अगर ये ए एंड है और ये पी एंड है, तो बताना है विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल पर कौन सा पॉइंट होगा, ये क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन ये होमवर्क हो गए। पहला ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दूसरा ये है, इसमें ये ध्यान रखना जब हम फोर्स इनटू में रेडियस लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उस केस में उसे लिखेंगे हम, जैसे यहां लिखते थे F डेल्टा T F dt, तो इसको हम क्या लिखेंगे, P फाइनल माइनस P इनिशियल लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ये इसका हिंट है, बाकी इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, इसमें कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा एंड नेगेटिव होगा, बस सिर्फ इतना ही बताना है। तो ये क्लास है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि
कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट। इनके ऊपर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सारे जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन बनेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उन सबको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस हो गई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यहां पर हम लोगों ने देख लिया टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड इनसाइड पॉइंट पर कैसे लिखा जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, लेंज लॉ से हम इसकी डायरेक्शन कैसे लिखते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग डिफरेंस क्या होते हैं उनको देख लिया, और ये कब बनता है इसके बारे में हम लोगों ने बात की। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर होगा। तो अब तक जितनी भी क्लास हुई है थियरी की उन सबको रिवाइज करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द